Hello everyone. In this video, we are going to understand section number 8 and whatever circulars are there which are associated with this chapter. तो सेक्शन नंबर 8 में कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई का बात किया गया. ओके, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं. कंपोजिट सप्लाई मीन्स टू और मोर taxable supplies which are naturally bundled and supplied together in conjunction with each other, one of which is a principal supply. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है देखो. कंपोजिट सप्लाई मीन्स टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज विच आर नेचुरली बंडल्ड. ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो या दो से ज्यादा सप्लाईज अगर कोई सप्लायर आप लोगों को कर रहा है. ओके, होता है ऐसा बहुत बार कि हम लोग को एक कॉम्बो पैक मिलता है, हम लोग को फॉर एग्जांपल कॉम्बो सर्विसेज मिलता है. जैसे अगर हम लोग प्लेन में गए, ओके फॉर एग्जांपल आप लोग फ्लाइट में बैठे हो, तो फ्लाइट में आपको ट्रैवलिंग सर्विस दिया जा रहा है, उसके साथ साथ खाना दिया जा रहा है, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है. ओके, म्यूजिक का कोई आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो एयरलाइन कंपनी है स्पाइस जेट, इट इज प्रोवाइडिंग यू टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज. मतलब आप लोग को ट्रैवलिंग सर्विस दिया, उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल हम लोग एंटरटेनमेंट पकड़ के चलते हैं. ओके, सो ट्रैवलिंग एंड एंटरटेनमेंट इन दोनों का बंडल बना के दिया. क्लियर है क्या? आगे ये लोग लिखते हैं which are naturally bundled. Now let us understand what is the meaning of naturally bundled. Naturally bundled का मतलब होता है कि अगर हम एयरलाइन कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, सो बाकी जितने भी सप्लायर्स हैं वो भी ऐसा ही सर्विसेज देते हो. क्लियर है? नेचुरली बंडल का बेसिक मीनिंग हुआ कि जितने भी सप्लायर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी इसी तरीके का ट्रांजेक्शन्स करते हो. जैसे और एग्जांपल्स लेंगे, अगर आप लोगों ने एचपी का लैपटॉप लिया तो आप लोग को साथ में लैपटॉप बैग भी फ्री मिलता है. सो लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग, दिस बोथ आर सप्लाइड टुगेदर. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर दो सप्लाईज हुआ या दो से ज्यादा भी चलेगा, दो सप्लाईज साथ में हुआ है इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, मतलब कि दोनों साथ में हुआ है. ओके, कंजंक्शन का मतलब होता है कि लैपटॉप लिया इसीलिए लैपटॉप बैग मिला, ट्रैवलिंग लिया इसीलिए एंटरटेनमेंट मिला. ओके, और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई. मतलब कि यहाँ पर आपका जो पर्पज है वो एक ही सप्लाई लेना था, लेकिन दूसरा आपको एंसिलरी साथ में मिल गया. क्लियर है क्या? मतलब अगर आप लोग लैपटॉप लेना चाहते हो तो आपको लैपटॉप बैग मिल गया, ट्रैवलिंग आप लोग करना चाहते हो तो एंटरटेनमेंट मिल गया. तो यहाँ पर जो एंसिलरी सर्विस है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिडोमिनेंट सप्लाई. तो कंपोज सप्लाई का मीनिंग समझ में आया. और दो तीन एग्जांपल यहाँ पर लेंगे. अकोमोडेशन विथ ब्रेकफास्ट. ओके, मतलब आप लोग को रहने का सर्विसेज चाहिए था, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल गया. ओके, तो सारे होटल्स देते ही है ऐसा नॉर्मली, तो इसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हैं. क्लियर है क्या? कॉकटेल ड्रिंक बीइंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल विथ नॉन अल्कोहल प्री मिक्स्ड. आगे लैपटॉप विथ लैपटॉप, लैपटॉप का कैरी केस. ओके, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन. ठीक है, एसी विथ इंस्टॉलेशन. मतलब अगर आप लोग एसी यहाँ से खरीदोगे तो आपको इंस्टॉलेशन का सर्विसेज दिया जाएगा. ओके, सो एसी इज द मेन गुड्स, इंस्टॉलेशन ये सर्विसेज है. ओके, तो ऐसा भी चलेगा. मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो गुड्स सर्विस का भी हो सकता है, गुड्स गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस सर्विस का भी हो सकता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में गुड्स प्लस गुड्स है, एचपी का लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग. सेकंड में सर्विस प्लस सर्विस है, ये भी चलेगा. थर्ड एग्जांपल में गुड्स प्लस सर्विस है, ये भी चलेगा. लेकिन शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, नेचुरली बंडल होना चाहिए. नेचुरली बंडल होगा तभी ही ये कंपोजिट सप्लाई के क्राइटेरिया में फिट होगा. क्लियर है क्या? How to determine bundling? Normal and frequent practices. Majority suppliers providing the similar services and ancillary services help in better enjoyment of main service. मतलब कि जो ancillary सर्विस है वो देने से मेन सर्विस काफी अच्छे तरीके से रिसिपिएंट एंजॉय कर पाएगा. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई. आया समझ में? अब कंपोजिट सप्लाई में रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ जीएसटी? आंसर इज rate of GST on principal supply. Rate of GST on principal supply. ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे.
अगर लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, ठीक है, किसी सप्लायर ने आपको साथ में दिया, तो यहाँ पर ये जो पूरा सप्लाई है इसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा? आंसर इज लैपटॉप का रेट लगेगा, क्योंकि लैपटॉप का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रिडोमिनेंट ट्रांजैक्शन है। आया समझ में? एसी विथ इंस्टॉलेशन, एसी का रेट लगेगा इंस्टॉलेशन के सर्विस पर। ट्रैवलिंग प्लस एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग का रेट लगेगा पूरे उस पर। गेटिंग द पॉइंट? आ रहा है समझ में? ओके। अभी यहाँ पर एसी विद इंस्टॉलेशन है, इसको गुड्स बोलेंगे कि सर्विस बोलेंगे? आंसर इज गुड्स बोलेंगे, क्योंकि प्रिडोमिनेंट सप्लाई गुड्स का है। ओके, अगर ये गुड्स बोला जाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग गुड्स का लगाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आगे चल के सीखेंगे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, बट बेसिक चीजें क्लियर हो गई। ओके। सो कंपोजिट सप्लाई मतलब दो या दो से ज्यादा सप्लाई साथ में दिया जा रहा है, जो कि नेचुरली बंडल्ड है, और उनमें से एक प्रिडोमिनेंट है। ओवर? समझ में आया? आगे। मिक्स्ड सप्लाईज means two or more individual supplies or any combination thereof made in conjunction with each other by taxable person for a single price. Very important point. हमने कंपोजिट सप्लाई में ये नहीं देखा कि प्राइसिंग दोनों चीजों का अलग हो सकता है कि सेम ही होना चाहिए, मतलब कि दोनों मिला के एक भाव बोलना है या फिर दोनों का अलग अलग, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट बोला हुआ है कि मिक्स्ड सप्लाई में जो रेट रहेगा वो सिंगल होना चाहिए। चलो अंडरस्टैंड करते हैं मिक्स सप्लाई क्या होता है। अभी यहां पर भी दो या दो से ज्यादा सप्लाई साथ में दिया जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती उन दोनों को साथ में दे करके आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको जोड़ दिया एंड आप लोग को दे दिया। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। जो दिवाली में आप लोग बास्केट एक बाय कर सकते हो, ओके, उसके अंदर अलग अलग मतलब अलग अलग ये रहता है, फ्रूट्स रहता है अपना, ड्राई फ्रूट्स रहता है, ओके, चॉकलेट रहता है, स्वीट रहता है, या फिर दूसरा कुछ। ओके, तो यहाँ पर जो चार चीजें मैंने बताई, वो चार चीजों को उन्होंने जबरदस्ती जोड़ा हुआ है। ओके, जरूरी नहीं कि मुझे स्वीट पसंद है, ओके, मेरे को स्वीट नहीं चाहिए था, ठीक है, तो मैं वो दिवाली वाला जो पूरा बास्केट ही नहीं लूंगा, मैं अलग अलग से ले लूंगा। ओके। सो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर दिवाली बास्केट आप लोग ले रहे हो, तो यहाँ पर जो चारों प्रोडक्ट है वो जबरदस्ती जुड़े गए हैं। ओके, दे आर नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। सारे सप्लायर्स करते हैं ऐसा, नो डाउट, लेकिन क्या सारे सप्लायर्स यही चार प्रोडक्ट को ऐड करते हैं? आंसर इज नो। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर ये जो चीज है, इसको हम लोग मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, जो आर्टिफिशियली बंडल्ड है। एग्जाम्पल मैंने बोला, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देखेगा उसको मैं ट्रिप पे लेके जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर एंड ट्रिप, ये दोनों का कोई तालमेल नहीं है, फिर भी हमने इसको जबरदस्ती जोड़ दिया। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अगर लेक्चर विथ बुक्स बोला तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके। विच डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, विच डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। आया है समझ में? सबको क्लियर है क्या? एवरीवन क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल प्राइस का होना जरूरी है। ओके, कहते जो आपको दिवाली बास्केट मिल रहा है, वो दिवाली बास्केट शुड हैव वन प्राइस। ऐसा नहीं कि कैश्यू का 200 रुपया, आलमंड का अलग, किशमिश का अलग, स्वीट का अलग, ऐसा नहीं, पूरे बास्केट का एक प्राइस होना चाहिए। डन? इफ अ सप्लाई इज अ मिक्स्ड सप्लाई, then the rate of tax will be as per product having highest rate of tax. Okay, if a supply is a mixed supply, then the rate of tax shall be which is having highest rate of tax. Okay, मतलब कि एग्जाम्पल, दिवाली बास्केट में चॉकलेट है, ओके, आलमंड है, कैश्यू है, एंड दूसरा कुछ है। तो यहाँ पर चॉकलेट के ऊपर रेट फॉर एग्जाम्पल 28%, आलमंड के ऊपर 18%, कैश्यू नट के ऊपर 12%, एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5%। और ये पूरा बास्केट आप लोग को मिल रहा है 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे? आंसर इज 28% लगेगा। आया समझ में? मतलब जो भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट रेट रहेगा वो रेट पर ये वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? और एक एग्जांपल, कोलगेट विथ ब्रश। तो यहाँ पर अगर कोई सप्लायर कोलगेट और ब्रश को साथ में बेच रहा है, ओके, तो यहाँ पर वो मिक्स्ड सप्लाई कर रहा है। कोलगेट के साथ दूसरा कुछ भी जुड़ सकता था, ब्रश को ही जोड़ा। ओके, मतलब कि यहाँ पर
अगर मुझे खाली ब्रश खरीदना है तो मैं अलग से ब्रश खरीद सकता हूँ, ओके, उसी दुकान से। अगर मेरे को कोलगेट खरीदना है तो मैं अलग से कोलगेट खरीद सकता हूँ उसी दुकान में। तो जरूरी नहीं कि मुझे दोनों चीजों को लेने के लिए साथ में ही लेना है। पर अगर हम लैपटॉप बैग का एग्जांपल ले, तो क्या लैपटॉप वाला हमको लैपटॉप बैग देगा अगर हम लैपटॉप नहीं खरीद रहे तो? ऑब्वियसली नहीं देगा। ओके, सो प्रिंसिपल के साथ अगर एंसिलरी मिल रहा है तो कंपोजिट सप्लाई। एंड अगर हम लोग दोनों चीजों को अलग अलग ले सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर उसको हम लोग मिक्स सप्लाई का ट्रीटमेंट देते हैं। मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से चलेगा सब कुछ, एंड कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज प्रिडोमिनेंट सप्लाई के हिसाब से चलेगा। ओके, तो अपना सेक्शन नंबर 8 हो चुका है। अभी खाली सर्कुलर्स बचे, सारे सर्कुलर्स हम लोग एक साथ करेंगे। सबसे पहला सर्कुलर, आर्ट वर्क सप्लाइड बाय आर्टिस्ट टू आर्ट गैलरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग मैंने आर्ट गैलरी में दी है। ओके, तो जो मैंने पेंटिंग आर्ट गैलरी में दी है, क्या उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? आंसर इज हम लोग उसको सप्लाई अभी नहीं मानेंगे। पर कब मानेंगे? जब भी कोई रिसिपिएंट उसको सिलेक्ट कर लेता है, तब उसको सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है क्या? जब आर्टिस्ट आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग को भेज रहा है, वो सप्लाई नहीं कर रहा है। सप्लाई कब ट्रीट होगा? जब भी कोई बायर को वो पेंटिंग पसंद आएगी, ओके, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि सप्लाई किया। आया समझ में? तो यहाँ पर जो आर्ट वर्क का जो गैलरी रहता है, उसको कमीशन मिलता है। ठीक है। सेकंड, जॉइंट वेंचर्स। अभी यहाँ पर क्या होता है सुनो। जॉइंट वेंचर मतलब कि फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, तो मारुति भी आ रहा है, सुजुकी भी आ रहा है, दोनों अपना अपना एक्सपर्टीज लगा करके एक व्हीकल तैयार कर रहे हैं। ओके, तो अभी वो व्हीकल तैयार करने के लिए एक मशीन चाहिए। तो मारुति ने 10 लाख रुपया निकाला, सुजुकी ने 10 लाख रुपया निकाला, अभी 20 लाख का वो मशीन खरीदने वाला है। ओके, सो मारुति ने क्या किया? जॉइंट वेंचर को 10 लाख दिया। सुजुकी ने क्या किया? जॉइंट वेंचर को 10 लाख दिया। तो क्या जॉइंट वेंचर को ये जो 10 लाख मिला है, क्या इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो, पे नहीं करना, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज कैश कॉल्स। समझ में आया? लेकिन अज्यूम करते हैं कि वो मशीन मारुति के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मारुति इज ब्रिंगिंग दैट मशीन इनटू जॉइंट वेंचर। ओके, अब जॉइंट वेंचर से मारुति क्या करेगा? कुछ चार्जेस लेगा फॉर यूजेज ऑफ दैट मशीन। इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, माउंटिंग ऑफ बस बॉडीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक चेजिस है। ओके, चेजी कहते हैं उसको शायद से। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये चेजिस है। अभी ये उसके ऊपर एक बस को हम लोग माउंट करवाने वाले। ओके, ये चेजिस है नीचे का पार्ट, एंड ये ऊपर का पार्ट है वो बस बॉडी। ठीक है, तो चेजिस हमने किसी सप्लायर से खरीदी, बस बॉडी किसी और से खरीदी। अब हम तीसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि सर आप इन दोनों को ज्वाइन करके दो, मतलब माउंटिंग करके दो। तो जो तीसरा पर्सन हमको माउंटिंग करके दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे कि सर्विस बोलेंगे? आंसर इज सर्विस बोलेंगे, क्योंकि हमको माउंटिंग का सर्विस मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने जिससे बस बॉडी खरीदी, उसी को बोला कि सर आप माउंट करके दोगे क्या, तो यहाँ पर जो हमको माउंटिंग करके वो देगा, उसको हम लोग सर्विस नहीं बोलेंगे, बल्कि वो प्रिडोमिनेंट सप्लाई जो था अपना बस बॉडी, उसके साथ मिल जाएगा, एंड द एंटायर ट्रांजेक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है? आगे, सर्विसिंग ऑफ कार्स। ओके, अभी सर्विसिंग ऑफ कार का डिस्कशन करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग गैरेज गए हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग गैरेज गए। ओके, गैरेज वाले ने बोला कि आपके गाड़ी में क्लच खराब है। ओके, इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, एंड एसी भी आपका चेंज करना पड़ेगा, खराब हो गया। ठीक है, और ये सबको मैं लगा के दूंगा, तो उसका सर्विस चार्जेस रहेगा। तो यहाँ पर गैरेज वाले ने आपको कोटेशन दिया से 15,000 रुपीज। अगर कोटेशन दिया, खाली लमसम कोटेशन दिया, बोला कि 15,000 में हम लगा के भी देंगे, एंड सर्विस चार्जेस भी आ गया, तो गवर्नमेंट से इस 15,000 के ऊपर आप डायरेक्टली 18% चार्ज कर लो। पॉइंट समझ में आया?
लेकिन क्या होगा कि अगर क्लच, इंजन ऑयल एंड एसी, इन तीनों के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 28% है। ओके। एंड सर्विस चार्जेस के ऊपर 18%। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये गैरेज है यहाँ पर, गैरेज ने क्लच खरीदा, से 1000 रुपीज का क्लच खरीदा। ओके। इंजन ऑयल खरीदा, से 3000 में। ओके। एंड एसी खरीदा, से 8000। ओके। सो गैरेज वाले ने अपने सप्लायर को टोटल जीएसटी कितना पे किया? 12,000 के ऊपर 28%। ओके, 12,000 के ऊपर 28%। ये गैरेज वाले का हम लोगों ने क्या निकाला? आईटीसी निकाला। कितना आएगा देखो, एक बार कैलसी पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12,000 इंटू 28%, 3,360। 3,360। ओके। ये गैरेज का आईटीसी। अब यहाँ पर गैरेज वाला बोल रहा है कि मैं 15,000 चार्ज करूंगा। ओके, मतलब 3,000 रुपया सर्विस चार्जेस रहेगा। एंड लमसम चार्ज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लमसम चार्ज कर रहा है। ओके। तो यहाँ पर जीएसटी कितना आ रहा है आउटपुट पे? 2,700 रुपये का जीएसटी आ रहा है आउटपुट पे। मतलब ये हम लोग को जीएसटी पे करना है, और हम लोग का आईटीसी 3,360। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गैरेज वाले का आईटीसी एक्यूमुलेट होते जा रहा है। ओके। सो गवर्नमेंट ने एक मेथड स्पेसिफाई किया कि गैरेज वाला कैसे बिलिंग कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी आप लोग गुड्स इनकर कर रहे हो उसके ऊपर गुड्स का ही रेट लगाओ। जैसे 1,000 रुपए का आप लोग अगर क्लच इनकर कर रहे हो, तो सेल्स के बिलिंग पे 1,000 इंटू 28%। ओके, इस तरीके से चार्ज करो। इंजन ऑयल का 3,000 रुपया हुआ, 3,000 इंटू 28% चार्ज करो। एसी का 8,000 हुआ, 8,000 पे 28% चार्ज करो। एंड आपका जो सर्विस चार्जेस है, इस केस में 3,000 रुपया, उसके ऊपर आप 18% चार्ज करो। ठीक है, अब कितना आ रहा है पेबल देखो, 1,000 इंटू 28% प्लस 3,000 इंटू 28% प्लस 8,000 इंटू 28% प्लस 3,000 इंटू 18%। 3,900 आया अभी। नाउ 3,900 इज द जीएसटी पेएबल, दैट इज आउटपुट टैक्स। ओके। अभी आईटीसी कितना है? 3,360। सो नाउ दिस इज प्रॉपर, मतलब कि आपका लायबिलिटी आ रहा है। ओके, लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले केस के हिसाब से जाओगे तो हो सकता है कि आपको लायबिलिटी ना आए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कार सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये वाला सर्कुलर स्पेसिफाई किया। सर, क्या हम लोग हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग बिलिंग कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बिलिंग का मेथड लिया तो आपको पूरे साल भर वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आप हर बार चेंज कर सकते हो। क्लियर है क्या? लेकिन आपको एक मेथड स्पेसिफाई करके दिया। क्या मेथड है? अगर लमसम चार्ज करोगे तो फुल वैल्यू के ऊपर 18%। लेकिन अगर आप लाइन आइटम वाइज चार्ज कर रहे हो, तो हर लाइन आइटम पर उस स्पेसिफिक गुड्स का रेट लगेगा। ओके, एंड सर्विस चार्जेस के ऊपर 18% लगेगा। आया समझ में? नेक्स्ट। अभी यहाँ पर ये जो सर्कुलर है, इट इज रिलेटिंग टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गेस्ट एंकर। ओके। फॉर एग्जाम्पल, किसी शो में उस फॉर एग्जांपल जी न्यूज़। ओके। तो जी न्यूज़ में गेस्ट एंकर को बुलाया गया। ओके, एंकर को बुलाया गया फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर जो जी न्यूज़ है वो एंकर को पैसा देने वाला है। तो यहाँ पर एंकर को जीएसटी भरना है कि नहीं भरना है? तो यहाँ पर हम लोग को एक पैरामीटर चेक करना है कि क्या वो एंकर उस जी न्यूज़ का एम्प्लॉय है या फिर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो गेस्ट एंकर को जो सर्विसेज गेस्ट एंकर जो सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए उसके ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी आ सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड उसका टर्नओवर 20 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर गेस्ट एंकर को जीएसटी भरना पड़ सकता है। पर कब भरना पड़ सकता है? जब गेस्ट एंकर का जो टर्नओवर है वो 20 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर रहेगा। आया समझ में? आगे। कॉस्ट पेट्रोलियम, ये वाला हम लोग एग्जेम्पशन के साथ पढ़ेंगे। ओके, ये हम लोग एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट।
clarification on levy of GST on display of name or placing of name plates of donor इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, धर्मशाला है या फिर कोई एनजीओ है, ओके। अभी एनजीओ क्या करते हैं, जो भी पर्सन डोनेट करते हैं एनजीओ में, एनजीओ उस डोनर का एक बोर्ड लगाते हैं, ओके, एक बोर्ड लगाते हैं टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड, ओके। तो यहाँ पर जो डोनेशन मिला है एनजीओ को, क्या एनजीओ को इसके ऊपर जीएसटी पे करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर सर्कुलर है। तो गवर्नमेंट सेस, अगर एनजीओ को जो डोनेशन मिला है, उस डोनेशन का पर्पस इज अ डोनेशन पर्पस दैट इज फिलांथ्रोपिक पर्पस, मतलब कि देर इज नो कमर्शियल गेन अराइजिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डोनेशन, तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई जीएसटी पे नहीं करना। ओके, फिलांथ्रोपिक होना चाहिए, गिफ्ट जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए, एंड गिफ्ट का जो नेचर है, पेमेंट का जो नेचर है वो गिफ्ट होना चाहिए, मतलब वापस से नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो ऐसे केस में जो भी डोनेशन मिला है किसको, एनजीओ को, इसके ऊपर एनजीओ को जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन मान के चलो कि किसी डोनर ने डोनेट किया एंड कहा कि मेरा बोर्ड जो आप लगाओगे, ओके, उसके नीचे आप लोग लिखना, मैंने फॉर एग्जांपल डोनेट किया और मैंने बोला कि आप लिखो इधर IDT बाय CA केवल मोता, ऐसा लिखो, ओके। यूट्यूब चैनल लिखो, सब्सक्राइबर लिखो 5300 सब्सक्राइबर, ठीक है। टेलीग्राम का सब्सक्राइबर लिखो 4600 सब्सक्राइबर। इस तरीके से आप लिख के मेरा पब्लिसिटी कर लो, ओके। तो यहाँ पर जो डोनेशन मैंने दिया हुआ है, ओके, एंड मैंने यहाँ पर बोर्ड लगवाया, ओके, बोर्ड लगवाया या तो फिर मैंने कुछ भी लिखवाया, तो यहाँ पर जो मैं पैसा दे रहा हूँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, ये फिलांथ्रोपिक पर्पस के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरा पर्पस क्या था यहाँ पर, कमर्शियल गेन का पर्पस था। तो यहाँ पर जो भी डोनेशन मैं एनजीओ को दूंगा, इस डोनेशन पर एनजीओ को जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर है क्या, समझ में आया? लेकिन अगर फिलांथ्रोपिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। ओके, आगे। ये जो सर्कुलर है, ये वाला, इसको लिखो टू बी स्टडीड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, टू बी स्टडीड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। कि अभी और भी कुछ सर्कुलर से वो डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑथर हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी बुक का कॉपीराइट ओन किया हुआ है, ओके। मैंने पब्लिशर को या तो फिर जेरोक्स वाले को ये बुक का पीडीएफ भेजा है एंड मुझको बोला कि आप इसका 500 कॉपी या फिर 200 कॉपी आप प्रिंट आउट लेके आ जाओ। तो यहाँ पर जो मुझे बुक्स मिल रहा है, ओके, उस प्रिंटिंग वाले से या तो पब्लिशर से, उस बुक्स के ट्रांजेक्शन को हम लोग गुड्स बोलेंगे कि सर्विस बोलेंगे? आंसर इज, इसको हम लोग सर्विस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो प्रिंटिंग का था एंड द कंटेंट वाज ओन्ड बाय ऑथर। अगर मेरा कंटेंट नहीं होता, मैंने अगर आईसीआई का मॉड्यूल डाउनलोड किया होता एंड अगर उसको बोला कि आप 200 कॉपी लेके आओ, तो यहाँ पर वो बंदा मुझे गुड्स सेल कर रहा है ऐसा माना जाता। लेकिन सिंस दिस कंटेंट वाज ओन्ड बाय मी, द प्रिंटिंग पर्सन और द पब्लिशर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मी, ओके, इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मी। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगर कंटेंट नहीं होगा, ओके, जैसे विजिटिंग कार्ड के, विजिटिंग कार्ड पे कंटेंट होता ही नहीं, नाम रहता है, ओके, एड्रेस रहता है एंड सर्विसेज रहता है, तो इसमें कोई ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है, ओके। तो जब भी अगर हम लोग विजिटिंग कार्ड का प्रिंट आउट करवाते हैं, तो यहाँ पर विजिटिंग कार्ड के प्रिंट आउट को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, लेकिन जो कंटेंट वाली चीजें हैं उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। क्लियर है? इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, जब हम लोग प्रिंटिंग ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं, तब हम लोग का जो ध्यान है, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट एरिया है सोचने का, इट इज ऑन इनटेंजिबल चीज, कि बुक कैसा होगा, ओके, बुक में कंटेंट सही से है कि नहीं, सब ऑर्गेनाइज किया है कि नहीं, सब सर्कुलर कवर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर इनटेंजिबल चीज के ऊपर फोकस है। लेकिन अगर हम लोग विजिटिंग कार्ड की बात करें, तो हम लोग का जो फोकस है वो टेंजिबल चीज पर है। टेंजिबल चीज पर है मतलब हम लोग विजिटिंग कार्ड का थिकनेस, शाइनिंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि उसके अंदर क्या लिखा है। ठीक है? तो जब ये कंटेंट ओन रहता है एंड हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं,
तो उसको हम लोग सर्विस बोलेंगे। लेकिन अगर कंटेंट हमारा ओन्ड नहीं है, ओके, कंटेंट कोई कॉपीराइटेड नहीं है एंड उसका प्रिंटिंग करवाया, तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट, टेनेंसी राइट्स। अभी ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है। ओके, अभी हम लोग एक पागड़ी सिस्टम के बारे में पहले समझते हैं। व्हाट इज द पागड़ी सिस्टम और पगड़ी सिस्टम? कुछ ही स्टेट्स में ये सिस्टम वैलिड है, ओके, सारे स्टेट में, पूरे इंडिया में वैलिड नहीं है। तो ये जो पगड़ी सिस्टम है, ये हम लोग अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब पगड़ी सिस्टम में क्या होता है? पगड़ी सिस्टम में, पगड़ी सिस्टम में क्या हो रहा है सुनो। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड है, ओके, एक बिल्डर है, ठीक है, उसका ये ओन्ड पूरा प्रॉपर्टी, पूरा बिल्डिंग उसका ओन्ड है। अब यहाँ पर ये जो लैंडलॉर्ड है, वो ये बोल रहा है कि ये जो फ्लैट है, ये हमको किसी को सेल नहीं करना है, लेकिन इसका टेनेंसी राइट्स को सेल करना है। ओके, टेनेंसी राइट्स को सेल करना है, रेंट पे नहीं देना है। देखो, टेनेंसी राइट्स को सेल करना इज समथिंग मोर देन स्टेइंग ऑन रेंट, बट इट इज लेसर देन ओनिंग अ प्रॉपर्टी। ओके, मतलब कि अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को खरीदते, तो फॉर एग्जाम्पल 40 लाख देना पड़ता, तो इसका टेनेंसी राइट्स हो सकता है हम लोग को 12 लाख में मिल जाए। ओके, एंड अगर हम लोग रेंट पे अगर रहने जाते, तो हो सकता है कि 7-8 हज़ार पर मंथ में हम लोग को रेंट पे मिल भी जाता। ओके, तो टेनेंसी राइट्स क्या है? टेनेंसी राइट्स इज बिगर देन स्टेइंग ऑन रेंट बट स्मॉलर देन ओनिंग अ प्रॉपर्टी। ओके, सो टेनेंसी राइट्स जो लैंडलॉर्ड सेल करता है, ओके, किसी टेनेंट को, सो टेनेंट क्या कर सकता है उस टेनेंसी राइट्स का? आंसर इज, वो खुद यहाँ पर रह सकता है, ओके, ओन स्टे के लिए यूज कर सकता है, या फिर वो टेनेंसी राइट्स को सेल भी कर सकता है। ओके, पर उसके पहले हम लोग लिखेंगे कि वो रेंट पे किसी और को भी दे सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने रेंट पे लिया है, तो हम लोग को खुद को रहना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग टेनेंसी राइट्स ओन करते हैं, तो हम लोग किसी और को भाड़े पे भी चढ़ा सकते हैं ये वाला प्रॉपर्टी। एंड थर्ड पॉइंट, टेनेंसी राइट्स वो सेल भी कर सकता है किसी और को। टेनेंसी राइट्स कैन बी सोल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में? ओके, अब यहाँ पर डिस्कशन क्या है? अभी आप लोग को मालूम रहेगा कि अगर हम लोग कंप्लीटेड बिल्डिंग खरीदते हैं, ओके, कंप्लीटेड बिल्डिंग, कंप्लीटेड बिल्डिंग समझते हो? मतलब सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर, के बाद पैसा आया है, ओके, ठीक है, सीसी या फिर ओसी, विच एवर इज अर्लियर के बाद पैसा आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीटेड बिल्डिंग। तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। क्यों जीएसटी नहीं है सर? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। ओके, शेड्यूल 3 में क्लियर कट बोला हुआ है कि इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं भरना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी पे नहीं करना है, एंड बिल्डिंग के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ये आप लोग सभी को मालूम है। तो टेनेंसी राइट्स का जो ट्रांजेक्शन है, ओके, अगर कोई लैंडलॉर्ड टेनेंसी राइट्स को सेल करता है, तो ये टेनेंसी राइट्स के सेल के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ओके, टेनेंसी राइट्स का जो सेल है, इसके ऊपर क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी। तो लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि सर, बिल्डिंग के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है एंड जीएसटी नहीं लग रहा है, तो टेनेंसी राइट्स के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर, जो बिल्डिंग का ट्रांजेक्शन है, इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, इसीलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ठीक है, इस वजह से जीएसटी नहीं है ऐसा नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है इसीलिए जीएसटी नहीं है, नहीं, शेड्यूल 3 में है, इस वजह से जीएसटी नहीं लग रहा है ऑन बिल्डिंग। क्लियर कट समझ में आया? ओके, तो टेनेंसी राइट्स तो शेड्यूल 3 में नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, भले पे करते हो, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है।
बिकॉज टेनेंसी राइट्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, ये सर्विस माना गया एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शेड्यूल 3 में है। नॉट बिकॉज कि वो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है। तो यहाँ पर टेनेंसी राइट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भले लग रहा है, पर फिर भी इसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर में आगे क्लैरिफाई किया कुछ इस तरीके से। अभी एग्जांपल लैंडलॉर्ड है। ओके, लैंडलॉर्ड ने किसी टेनेंट को, T1 लिख रहा हूँ, किसी टेनेंट को टेनेंसी राइट्स सेल किया। अगर ये टेनेंसी राइट्स का जो ट्रांजैक्शन है इट वाज फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी होता। ओके, फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी होता तो यहाँ पर इसके ऊपर जीएसटी आता। ओके, लेकिन अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता, इफ इट वाज फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओके, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आया समझ में? अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को, ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को टेनेंसी राइट्स दिया, तो क्या इस टेनेंसी राइट्स के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा, ओके, मतलब टेनेंट यहाँ पर बिजनेस करने वाला है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। लेकिन अगर टेनेंट यहाँ पर रहने वाला है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो टेनेंट जो लैंडलॉर्ड को पे करता है, हम लोग के एग्जांपल में 12 लाख, उसको कहा जाता है टेनेंसी प्रीमियम। क्या कहा जाता है उसको? टेनेंसी प्रीमियम। सबको क्लियर है? ओके, आगे। अगर टेनेंट 1 टेनेंट 2 को ये टेनेंसी राइट्स को सेल कर रहा है, ओके, तो इसमें जो लीगल प्रोविजन रहता है वो क्या रहता है, सुनो। एज पर द पागड़ी सिस्टम एक्ट, यहाँ पर टेनेंट 1 को जो भी पैसा मिलता है, ओके, जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 50% लैंडलॉर्ड को शेयर करना पड़ता है। ओके, अज्यूम करते हैं कि टेनेंट 1 ने यहाँ पर 15 साल बिताए एंड ये टेनेंसी राइट्स को 27 लैक्स में सेल किया। तो टेनेंट 1 का प्रॉफिट कितना हुआ? टेनेंट 1 का प्रॉफिट हुआ 15 लाख रुपया। क्लियर है क्या? 27 लाख में सेल किया, 12 लाख का परचेज है, मतलब खरीदी किया था 12 लाख में, तो नेट 15 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से, सुनो। पहले तो ये 15 लाख का 50% किसको देना पड़ेगा? हमको हमको 7.5 लाख रुपया किसको देना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। ये सिस्टम है एंड 50% इज फिक्स्ड, फ्रीज है ये 50%। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से टेनेंट 1 को, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, दोनों ही केस में जीएसटी भरना पड़ेगा। दोनों ही केस में जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, दोनों ही केस में जीएसटी भरना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? सबको क्लियर हो रहा है कि? ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग पर्सनल ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी जीएसटी भरेंगे? आंसर इज यस। आपको रेसिडेंशियल रहेगा तो भी यहाँ पर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि जो आपका टेनेंसी राइट्स का वैल्यू है, ओके, वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो ही तो आप जीएसटी नंबर लोगे ना। अगर समझो ये ट्रांजेक्शन होता से 17 लाख रुपए का, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है वो तो कम हो गया, थ्रेशोल्ड से तो कम हो गया 20 लाख से। आया समझ में? तो टेनेंट 1 जब भी टेनेंट 2 को सेल करता है, ओके, टेनेंसी राइट्स, तो चाहे फिर वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो चाहे फिर वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो, दोनों ही केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, क्लियर है पॉइंट? अब अज्यूम करते हैं कि टेनेंट 2 को टेनेंसी राइट्स सेल नहीं कर रहा है, बट टेनेंट 1 is surrendering the tenancy rights to the landlord himself for rupees 27 lakhs। ओके, तो क्या टेनेंट 1 को यहाँ पर जीएसटी भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, द पोजीशन रिमेन्स सेम एज इट इज। ओके, तो टेनेंट 1 अगर लैंडलॉर्ड को 27 लाख में अपना ही टेनेंसी राइट सेल कर रहा है, ओके, मेरा माल मुझी को बेचेगा, यस हो सकता है, इट इज पॉसिबल, क्योंकि लैंडलॉर्ड भी आगे सेल करने वाला है ना उसको। तो यहाँ पर टेनेंट 1 अगर 27 लाख में लैंडलॉर्ड को सेल कर रहा है, यहाँ पर टेनेंट 1 को जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, जीएसटी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज होगा, मैं उसका सजेशन एंड रिप्लाई यहाँ पर दे रहा हूँ। लैंडलॉर्ड ने फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए टेनेंट 1 को सेल किया था, ओके, 12 लाख में। तो 12 लाख इंटू
18% जीएसटी पे किया रहेगा। ओके, तो कितना आएगा देखो, 12 लाख इंटू 18%, 2,16,000 रुपीज। 2,16,000 रुपीज टेनेंट वन ने लैंडलॉर्ड को दिया रहेगा फॉर जीएसटी। तो यहाँ पर दिस 2,16,000 बिकम्स द आईटीसी फॉर फॉर टेनेंट वन। अभी टेनेंट वन जब आगे सेल करेगा, ओके, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल पर्पस हो, दोनों के लिए ही उसको जीएसटी तो भरना ही है। कितना जीएसटी आएगा? 27 lakhs पे 18%, 4,86,000। ओके, तो आउटपुट जीएसटी वुड बी 4,86,000 एंड आईटीसी इज 2,16,000। ओके, सो नेट कितना आएगा यहाँ पर? नेट इज 2,70,000। ओके, सो 2,70,000 के ऊपर, सॉरी, 2,70,000 नेट जीएसटी यहाँ पर भरना पड़ेगा। ओके, नेट लायबिलिटी। सबको क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? आई होप द ट्रांजेक्शन इज क्लियर नाउ। ओके, तो यहाँ पर टेनेंसी प्रीमियम के ऊपर जीएसटी कब आता है कब नहीं आता है, मैं वापस से इसको समराइज कर रहा हूँ। जब लैंडलॉर्ड सेल करता है तब रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो नहीं आएगा। लैंडलॉर्ड सेल करता है कमर्शियल पर्पस होगा तो जीएसटी आएगा। जब टेनेंट सेल करता है तब दोनों पर्पस होगा तो जीएसटी आएगा। ओके, सेल करे या तो सरेंडर करे, तो इन दोनों ही केसेस में जीएसटी भरना पड़ेगा। आया समझ में? ओके, अब यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। ओके, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू इनकमिंग टेनेंट। कमर्शियल रहेगा तो टैक्सेबल, रेसिडेंशियल रहेगा तो एग्जेम्प्ट। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स बाय एग्जिस्टिंग टेनेंट, ओके, टू न्यू टेनेंट, दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए टैक्सेबल। ओके, एंड जो जा रहा है टेनेंट, मतलब कि जो T1 था अपने केस में, वो अगर सरेंडर करे तो भी सेम। ओके, तो भी दोनों टाइप के लिए सेम। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है वो सुनो। अभी आरबीआई ने क्या बोला हुआ है कि आपको स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रायोरिटी सेक्टर में आपको सम स्पेसिफाइड परसेंटेज लोन देना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, आरबीआई का एक सर्कुलर है, तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सर्कुलर है कि नहीं पता नहीं। आरबीआई ने बोला हुआ है कि बैंक्स को जो भी आप लेंडिंग करते हो, ओके, जो भी आप लेंडिंग करते हो, मतलब मार्केट में जो भी आप लोन्स देते हो, आपके लोन के पोर्टफोलियो में एग्रीकल्चर सेक्टर को एटलीस्ट आपको 30% लोन देना ही पड़ेगा। ओके, ऐसा आरबीआई का नॉर्म्स है। तो एक बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, फॉर एग्जांपल थाने जनता सहकारी बैंक। ओके, तो थाने जनता सहकारी बैंक ने एक्चुअल में 50% क्या किया हुआ है? 50% एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिया हुआ है। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर को 50% लोन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आरबीआई खुश होकर के टीजेएसबी को एक सर्टिफिकेट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, अभी एक एचडीएफसी बैंक है जो कि बहुत प्रॉफिट बना रहा है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर में अज्यूम करो कि 20% ही उसने लोन दिया है। ओके, 20% ही लोन दिया है। पर आरबीआई का तो नॉर्म्स है कि 30% देना ही है। तो यहाँ पर एचडीएफसी को ये नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने के लिए या तो 10% एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लोन देना पड़ेगा, या तो सेकंड ऑप्शन है एचडीएफसी के पास कि जो टीजेएसबी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट मिला है वो खरीद ले। तो टीजेएसबी क्या करेगा? इस एचडीएफसी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सेल करेगा। ओके, 10% का एग्जाम्पल है, 10% सेल किया। तो एचडीएफसी बैंक ने जो पीएसएलसी खरीदा है, ओके, सबसे पहला पॉइंट, पीएसएलसी को हम लोग बोलेंगे गुड्स। पीएसएलसी इज कॉल्ड एज गुड्स। पीएसएलसी सिक्योरिटी नहीं है। ओके, पीएसएलसी इज कॉल्ड एज गुड्स। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर आरसीएम लगेगा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तुम लोग के, डोंट वरी। समझ में आया? पीएसएलसी वापस से रिपीट कर रहा हूँ।
आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो भी बैंक्स ने प्रायोरिटी सेक्टर में जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा लोन दिया, तो उनको खुश होकर के एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट देता है, ताकि ये पीएसएलसी वो लोग आगे बेचकर थोड़ा सा इनकम अर्न कर पाए। तो अभी पीएसएलसी किसके पास है, थाने जनता बैंक के पास है। अब टीजेएसबी ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक को ये पीएसएलसी बेच दिया। क्यों बेचा, एचडीएफसी ने क्यों खरीदा, क्योंकि एचडीएफसी ने अब तक कंप्लायंस नहीं किया है। तो कंप्लायंस करने के लिए उसको खरीदना पड़ेगा। ओके, या तो फिर लोन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एचडीएफसी ने क्या किया, एचडीएफसी ने पीएसएलसी खरीद लिया टू कंप्लाई विथ द नॉर्म ऑफ 30% लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर टीजेएसबी ने पीएसएलसी बेचा एचडीएफसी को। सो हियर द ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा, एचडीएफसी। आरसीएम का अब तक सिलेबस में तुम लोग का शुरू नहीं हुआ है, चार्ज ऑफ जीएसटी से स्टार्ट होगा। ओके, तो जिन लोग को आरसीएम नहीं समझा, इट्स ओके। आरसीएम का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इन द चार्ज ऑफ जीएसटी, टू बी स्टडीड इन चार्ज ऑफ जीएसटी। क्लियर है क्या, पीएसएलसी डन। नेक्स्ट इज रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या होता है। अभी फॉर एग्जांपल आपका टायर बहुत सालों से आप सेम टायर यूज कर रहे हो, सेम बाइक यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो टायर है वो घिस जाता है। तो जो टायर का ग्रिप जो है वो आप लोग क्या करते हो, आप लोग हो सकता है तो टायर का ग्रिप वापस से लगवा के लोगे। तो टायर का ग्रिप अगर आप लगवा के लोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ओके, जो टायर का ग्रिप है लगवा के लेते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ओके, तो ये जो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स है इसको हम लोग सर्विस कहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, टायर के ऊपर ग्रिप लगवा के लिया। ओके, लेकिन अज्यूम करो कि आपने ग्रिप नहीं लगवाया, आपने नया रीट्रेडेड टायर ही खरीद लिया, तो यहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। आया समझ में। सो हियर वी कंप्लीट विद सर्कुलर्स। अभी एक लास्ट सर्कुलर है, यहाँ पर शायद मैंने प्रिंट नहीं किया, शायद अगले चैप्टर में किया होगा। यहाँ पर वो हम लोग सीख लेते हैं, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, एक सर्कुलर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। अभी लिक्विड डैमेजेस का मतलब होता है पेनल्टी। ओके, लिक्विड डैमेज का क्या मीनिंग होता है, पेनल्टी। ओके, अब ये पेनल्टी का हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, वो सुनो। अज्यूम करो ए ने बी को बोला है कि मैं 10 दिन में ये जो पूरा काम है वो हम लोग कंप्लीट करके दे देंगे आपको। ओके, 10 लाख रुपए में हम लोग काम करेंगे, 10 लाख रुपए में काम करेंगे। ओके, अभी अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ, अज्यूम करो ए ने बी को बोला था, ठीक है, ए वॉज द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड बी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ओके, ए ने बी को बोला है कि 10 दिन में काम हो जाएगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अज्यूम करो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो ए विल बी लायबल टू पे पेनल्टी टू बी, के पेनल्टी का पेमेंट करेगा। अब यहाँ पर पेनल्टी मिल किसको रहा है, पैसा बी को मिल रहा है। ओके, पैसा बी को मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे पेनल्टी के पर्पस के लिए कौन सप्लायर है कौन रिसिपिएंट है ये आप लोग ढूंढ के दो। देखो, अगर हम लोग 10 लाख की बात करें तो 10 लाख किसको मिलने वाला था, ए को मिलने वाला था, इसीलिए ए वॉज द सप्लायर। पेनल्टी बी को मिलने वाला है, तो बी इज द सप्लायर फॉर पेनल्टी पर्पसेस। ओके, एंड ए इज द रिसिपिएंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर यहाँ पर बी ऐसा क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ए को। आंसर इज, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, आंसर इज बी हैज टॉलरेटेड नॉन परफॉर्मेंस, बी हैज टॉलरेटेड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए, बी हैज टॉलरेटेड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए, इसीलिए यहां पर बी को पैसा मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जो 1 लाख रुपए का पेनल्टी ए बी को देने वाला है, क्या उस पेनल्टी के ऊपर जीएसटी आएगा
या नहीं आएगा? ओके, आंसर इज, इस केस में जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे अभी मैं कुछ रीजनिंग्स दे रहा हूँ, सुनो। सबसे पहला रीजन, जो पेनल्टी का पेमेंट हुआ है, ओके, उस पेनल्टी का रीजन क्या था? व्हाई दे हैव मेंशन्ड द पेनल्टी क्लॉज इन देयर एग्रीमेंट? टू एंश्योर, टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। ओके, मतलब जो दो पार्टी है, ए और बी, इन दोनों का इंटेंशन ये नहीं था कि पेनल्टी से इनकम जनरेट करें, बट इंटेंशन ये था कि काम टाइम पर होना चाहिए। ओके, काम क्या होना चाहिए? टाइम पर होना चाहिए। क्लियर है क्या? इसीलिए क्या किया, पेनल्टी यहां पर लागू किया गया। ओके, सेकंड पॉइंट, अर्निंग पेनल्टी, अर्निंग पेनल्टी was not the intention, was not the intention of the parties, was not the intention of the parties। मतलब कि पेनल्टी से पैसा कमाना ये इंटेंशन नहीं था। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, पेनल्टी तो पे हुआ है, ओके, बट काम भी हुआ है, वर्क इज डन, वर्क इज डन। क्लियर है क्या? वर्क इज डन मतलब कि काम हो चुका है, 10 लाख का जो काम था वो हो चुका है, पेनल्टी के साथ हुआ। तो गवर्नमेंट से इसके ऊपर हम लोग को कोई जीएसटी नहीं चाहिए। क्लियर है पॉइंट? अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है आईआरसीटीसी। ओके, यहाँ पर है आप लोग। ठीक है, आईआरसीटीसी ने आपको सर्विस दिया है, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज का टिकट आपको दिया हुआ है, 18% जीएसटी, टोटल 472। अभी आपने 472 रुपीज का पेमेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आपने बोला है कि 26 अक्टूबर को यू आर गोइंग टू ट्रैवल। 26 अक्टूबर को क्या करने वाले आप लोग? ट्रैवलिंग करने वाले हैं। ओके, इसीलिए आपने टिकट निकाला। अज्यूम करते हैं कि आपका प्लान कैंसिल हो गया, तो आपने क्या किया? टिकट को कैंसिल कर दिया। ओके, आपका, तो आपका प्लान यहाँ पर कैंसिल हो गया। ओके, तो भी आप लोगों ने क्या किया? टिकट को कैंसिल करवाया। तो आईआरसीटीसी ने क्या किया? 472 आपने पे किया था, आईआरसीटीसी ने कैंसलेशन चार्जेस, ओके, अज्यूम करते हैं 100 रुपीज का कैंसलेशन चार्जेस काट के आपको पैसा दिया। तो अभी हम लोग का डिस्कशन क्या है कि क्या ये कैंसलेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये डिस्कशन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो पेनल्टी था और कैंसलेशन चार्जेस कह लो, ये जो अमाउंट था, इट वाज चार्ज्ड फॉर परफॉर्मेंस। ओके, रेदर देन टाइमली परफॉर्मेंस। ओके, टाइमली परफॉर्मेंस तो बात की बात है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के लिए था। आ रहा है समझ में? जो हम लोग का ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था, ओके, ऊपर वाला एग्जाम्पल और इसमें क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले एग्जाम्पल में काम टाइम पर हो इसीलिए पेनल्टी था। मतलब अगर काम टाइम पर नहीं हुआ, पेनल्टी तो मिल रहा है गवर्नमेंट अपना सप्लायर को, दैट इज बी को। और काम हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट को 10 लाख के ऊपर जीएसटी मिलने वाला है, गवर्नमेंट को ये 10 लाख पे जीएसटी मिलेगा। लेकिन सेकंड वाले केस में जो कैंसलेशन चार्जेस है, ओके, अभी यहाँ पर टिकट कैंसिल हो गया, तो गवर्नमेंट को ये 72 रुपीज नहीं मिलने वाला। ठीक है, जब तक ये टिकट रीसेल नहीं होता बाय आईआरसीटीसी, गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने बोला कि कैंसलेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आएगा। रीजन इज, द कैंसलेशन चार्जेस वाज लेविड टू एंश्योर परफॉर्मेंस रेदर देन टाइमली परफॉर्मेंस। ओके, मतलब अगर आप लोग 26 को ट्रैवल नहीं करोगे, तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि हम लोग 27 को कर लेंगे सेम टिकट में। नॉट पॉसिबल। सो कैंसलेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसमें काम कंप्लीट हुआ था पर लेट हुआ था, यहाँ पर काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, इसीलिए यहाँ पर जीएसटी आया। ओके, थर्ड एग्जाम्पल लेंगे अभी अलग, चेक डिसऑनर चार्जेस। इसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं, ये हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। चेक चेक डिसऑनर चार्जेस, अज्यूम करो ए ने बी को कुछ सेल किया। ओके,
बी ने इसको बोला कि मैं 60 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा दे दूंगा। लेकिन बी ने क्या किया, एक चेक तो दे दिया, 60 दिन के अंदर अंदर पैसा दिया, मतलब पैसे का एक चेक दे दिया। ओके, से 5,000 रुपीज का एक चेक दे दिया। 5,000 का एक चेक दे दिया। अभी यहाँ पर ए ने क्या किया, चेक को डिपॉजिट किया है बैंक में। से HDFC बैंक इज बैंक ऑफ ए, मतलब कि ए का अकाउंट HDFC बैंक में। तो ए ने HDFC बैंक में डिपॉजिट किया एंड ये चेक हो गया बाउंस। ये चेक हो गया बाउंस। तो यहाँ पर HDFC बैंक ने क्या किया, ए के ऊपर 200 रुपए का चार्ज लगाया विथ GST, दैट इज 99%, 1818। ओके, सो 236 रुपीज क्या किया, HDFC बैंक ने ए के ऊपर लगाया। अब ए हो गया नाराज। इन्हें बोला कि 5,000 का चेक था, आपने बाउंस करवाया है। ओके, तो इसलिए अभी ए बी से कितना रुपया लेगा, 5,000 तो लेगा ही लेगा, प्लस 236 रुपया जो HDFC बैंक ने काटा है वो भी लेगा। ओके, 200 रुपया लेगा, क्योंकि ITC भी मिलेगा ना एक और 36 का। तो यहाँ पर 200 रुपया लेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले कि क्या इस 200 रुपए के ऊपर GST आने वाला है कि नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है डिस्कशन का पॉइंट। इस 200 रुपए के ऊपर GST आएगा या नहीं आएगा, ये डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं। आंसर इज इस 200 के ऊपर GST नहीं आएगा। रीजन सुनो। सबसे पहला, इंटेंशन ऑफ ए, इंटेंशन ऑफ ए was not to earn this 200 rupees, but intention of A was to get this check cleared. ओके, समझ में आया। एंड जो वर्क जो है, ओके, जो 5,000 का सप्लाई हुआ है, ये पहले ही हो चुका है, वर्क इज ऑलरेडी डन। काम तो पहले ही हो चुका है ना। ओके, तो यहाँ पर खाली 200 रुपए की बात है। तो गवर्नमेंट से इस 200 के ऊपर ए बी से GST कलेक्ट नहीं करे। तो सर HDFC बैंक ने क्यों किया इसे कलेक्ट, क्यों किया, क्योंकि HDFC बैंक का ये बिजनेस है। ओके, ए का ये 200 रुपया चार्ज करना बिजनेस नहीं है। ओके, ए ने क्यों चार्ज किया, ताकि जो उसको एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो यहाँ पर रिइम्बर्स हो जाए। आया समझ में, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लोन, दैट इज प्री पेमेंट ऑफ लोन। अर्ली टर्मिनेशन, दैट इज प्री पेमेंट ऑफ लोन। अब प्री पेमेंट ऑफ लोन पे ऊपर GST आएगा कि नहीं आएगा वो सुनो। अगर ए ने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है, ओके, ए ने HDFC बैंक से लोन लिया है, क्योंकि 3 साल का लोन है, हर महीने का EMI एग्जाम्पल 25,000 रुपये का है। ठीक है, ए HDFC बैंक को 25,000 रुपया हर महीना महीना दे रहा था, लेकिन एक बार अज्यूम करते हैं कि ए के पास बहुत बड़ा अमाउंट आ गया। ओके, तो यहाँ पर ए ने क्या किया, HDFC बैंक को बोला कि एक साथ आप लोग ये क्या करो, ये पैसे को रख लो। ओके, यू कीप द एंटायर मनी। तो यहाँ पर HDFC बैंक क्या करता है, HDFC बैंक पेनल्टी चार्ज करता है किसके ऊपर, ए के ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा। ओके, पेनल्टी ऑन ए। क्या इस पेनल्टी के ऊपर GST आएगा कि नहीं आएगा। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर पेनल्टी क्यों चार्ज कर रहा है HDFC बैंक, उसको तो पैसा मिल गया ना। आंसर इज इंटरेस्ट लूज हुआ। ओके, HDFC बैंक का अर्निंग था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लूज होने की वजह से कंपेंसेटरी पेनल्टी चार्ज किया जाता है। तो पेनल्टी के ऊपर GST आएगा कि नहीं आएगा, आंसर इज GST आएगा, क्योंकि काम यहाँ पर नहीं हुआ है। काम क्या था, 3 साल तक EMI पे करना था, ये काम था। सिंस वर्क इज नॉट डन, यहाँ पर पेनल्टी आएगा। ठीक है, सॉरी, पेनल्टी के ऊपर GST आएगा। आया सबको समझ में। ओके, यही बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, काम हुआ है तो पेनल्टी के ऊपर GST नहीं आएगा, काम नहीं हुआ है तो पेनल्टी के ऊपर GST आएगा। गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो अपने सारे सर्कुलर्स हो चुके हैं। दैट्स इट विद द सप्लाई चैप्टर। थैंक यू सो मच।